हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, लेक्चर पार्ट 4। ओके, लेक्चर पार्ट 3 में हमने सेल ऑर्गेनल से स्टार्ट कर दिए थे, है ना। और हमने ER दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम्स, दो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है सबसे इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया। Okay, so we have to pronounce it like mitochondria. Chondria nahi, it's mitochondria. This cell organelle is also known as powerhouse of the cell. Powerhouse of the cell. सेल का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको सेल का पावर हाउस? क्योंकि सेल को एनर्जी चाहिए। सेल्स के पास एनर्जी होगी तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो एनर्जी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसका स्टोरेज भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है ना। सो क्योंकि ये एनर्जी बनाता है और उसको स्टोर भी करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। 1 मार्कर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, which cell organelle is known as powerhouse of the cell? Okay, so the answer will be mitochondria is known as powerhouse of the cell. तो अब माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता कैसे है? ठीक है, तो उससे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा है। सो बट ऑब्वियसली क्योंकि एक सेल ऑर्गेनल है, ये भी कहाँ पे होगा? इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म में होता है। और इसका स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस। इसमें डबल लेयर की कवरिंग होती है, दो मेम्ब्रेन होती हैं, डबल लेयर कवरिंग, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, एनर्जी का प्रोडक्शन भी कर रहा है और उसको स्टोर भी कर रहा है, तो इसको ज़्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। सो डबल लेयर की कवरिंग है। ये आउटर कवरिंग है ना। आउटर कवरिंग पोरस होती है, आउटर कवरिंग, और यू कैन से द मेम्ब्रेन is porous. ओके, क्यों पोरस है? क्योंकि किसी सब्सटेंस को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है या माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जाना है तो वो कैसे जाएगा? इसीलिए आउटर कवरिंग, और यू कैन से द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। ठीक है, और अंदर की जो इसकी लेयर होती है ना, या अंदर की मेम्ब्रेन जो है, इट इज डीपली फोल्डेड। आप देखो ये कितने सारे फोल्ड्स हैं इसमें, है ना, ऐसे फोल्ड्स किए हुए होते हैं। सो इनर कवरिंग, और यू कैन से इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां पे लेयर वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, मेम्ब्रेन बोलो, लेयर बोलो, कवरिंग बोलो, एक ही बात है ना। सो इनर कवरिंग और द मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। अब ऐसा क्यों है? ये इनर लेयर इतनी ज्यादा डीपली फोल्डेड क्यों है? ठीक है, क्योंकि अगर इस लेयर को हम बाहर निकालें और इसको खोलें, क्योंकि इसमें इतने सारे फोल्ड्स हैं, ये बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा, है ना। और जो केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, वो इसी लेयर में होती हैं। तो अगर ये लेयर जितनी बड़ी होगी, जितना बड़ा सरफेस एरिया ये प्रोवाइड करेगी, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन हो पाएगा। ठीक है, सो अगर क्वेश्चन आता है
कि why the inner layer of mitochondria is deeply folded, because it provides larger surface area for energy generation. एनर्जी बनाने के लिए बहुत बड़ा सरफेस एरिया वो प्रोवाइड करती है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. वाई द इनर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज डीपली फोल्डेड? इट इज डीपली फोल्डेड बिकॉज इट प्रोवाइड्स लार्जर सरफेस एरिया फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी फॉर द सेल. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एनर्जी बनती कैसे है ना? उसके लिए प्रोसेस कौन सा है? तो प्रोसेस है सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ठीक है, तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है? एनर्जी, है ना? रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? द डाइजेस्टेड फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी. जो भी हम खाना खाते हैं वो पहले डाइजेस्ट होता है और फिर वो ऑक्सीडाइज्ड होता है. ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फिर क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है. इस प्रोसेस को ही हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. तो सिंपली यू कैन से रेस्पिरेशन और यू कैन से सेल्यूलर रेस्पिरेशन एज वेल, बिकॉज दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. इसीलिए उसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी हम बोल सकते हैं. तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया सेल्यूलर रेस्पिरेशन करके एनर्जी बनाता है. कौन सी? इनर लेयर में, है ना, जो कि डीपली फोल्डेड है. ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है. अब ये एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. तीन फॉस्फेट है ना? तो जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये एटीपी ब्रेक हो जाता है ना? एटीपी ब्रेक होके एडीपी बन जाता है, यानी ट्राइफॉस्फेट का डाइफॉस्फेट बन जाता है ना? 3 थे फिर 2 रह गए, डाइफॉस्फेट. तो ये जब ब्रेक डाउन होगा ना तो एनर्जी रिलीज होगी. फिर और ज्यादा एनर्जी चाहिए हमें तो एडीपी का भी ब्रेकडाउन होता है और एएमपी बन जाता है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट. तो फिर और एनर्जी रिलीज होती है. उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए तो फिर भाई खाना खाना पड़ेगा, है ना? खाना खाना पड़ेगा, फूड डाइजेस्ट होगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा, फिर से एटीपी बनेगा. ठीक है, तो यानी सेल का जितना भी काम चल रहा है, जितनी भी एनर्जी चाहिए वो एटीपी से उसको मिल रही है ना? तो इसीलिए एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं. एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, है ना? करेंसी है ये एटीपी. बिना इसके सेल का काम नहीं चलता भाई. सारा काम एनर्जी का ही है. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है. क्यों है पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि वो एनर्जी बनाता है. एनर्जी बनाता भी है, स्टोर भी करता है. ठीक है, एनर्जी किस प्रोसेस से बनाता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन से बनाता है. और एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर देता है. एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं. अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो दो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर. आउटर कवरिंग या आउटर मेम्ब्रेन जो है वो पोरस है, यानी उसके अंदर माइन्यूट होल्स हैं इस आउटर लेयर में, ये वाली जो है. ठीक है, और इनर कवरिंग यानी इनर मेम्ब्रेन जो है वो डीपली फोल्डेड है, उसमें बहुत सारे फोल्ड्स हैं, है ना? तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये डीपली फोल्डेड क्यों है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स लार्जर सरफेस एरिया फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन और यू कैन से फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. एटीपी एनर्जी को बनाने के लिए. तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बनेगी अगर ज्यादा से ज्यादा एरिया होगा, है ना? यस. अब ये जो फोल्ड्स है ना, ये यहां पे देखो, ये फोल्ड हो रहा है, ये फोल्ड हो रहा है, ये फोल्ड हो रहा है. तो ये जो फोल्ड्स है ना, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टे, है ना? द फोल्ड्स इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज क्रिस्टे. और ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो एरिया है, ये सारा अंदर की जो जगह है ना, ये डीपली फोल्डेड लेयर के बीच की जितनी भी जगह है ना, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स. द स्पेस और द एरिया बिटवीन द डीपली फोल्डेड और द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज मैट्रिक्स.
ठीक है, तो ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और फंक्शन। ठीक है, अभी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स, है ना। अब ये ऑटोनॉमस क्यों हम बोल रहे हैं इसको? ऑटोनॉमस, देखो ये वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है, ऑटो एंड नॉमस, है ना। ऑटो का मतलब क्या होता है? वो वाला ऑटो नहीं है ये। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड नॉमस मीन्स गवर्निंग, खुद से चलने वाला, सेल्फ गवर्निंग, ऑटोनॉमस, है ना। तो ये खुद से चलने वाला क्यों है भाई? खुद क्या ऐसा काम करता है कि इसको हम ऑटोनॉमस बोल रहे हैं, है ना। सेल्फ गवर्निंग सेल ऑर्गेनल है ये, स्वचालित, खुद से चलने वाला। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद के राइबोसोम्स हैं, है ना। राइबोसोम्स, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग करना, है ना, प्रोटीन बनाना, ये राइबोसोम्स का काम होता है। तो खुद के इनके पास क्या है? राइबोसोम्स हैं और साथ साथ में खुद का डीएनए भी है। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है ना अंदर का, डीपली फोल्डेड के बीच का हिस्सा, इसमें ऐसे छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे अगर आप माइक्रोस्कोप में इसको देखोगे। ठीक है, ये सारे डॉट्स क्या हैं? दीज डॉट्स आर राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन बनाते हैं, है ना। ईआर में, रफ ईआर की सरफेस पे राइबोसोम्स थे जो प्रोटीन बनाते थे, है ना। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद के राइबोसोम्स हैं, यानी ये खुद का प्रोटीन खुद बना लेता है। ठीक है, और बीच बीच में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे इसके अंदर डीएनए भी होता है, खुद का डीएनए। तो इनके पास खुद का डीएनए भी है और खुद के राइबोसोम्स भी हैं, इसीलिए ये खुद अपना काम खुद कर लेता है, सेल्फ गवर्निंग। और सेल्फ गवर्निंग है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। ठीक है, सो अगेन दिस इज अ 2 मार्कर क्वेश्चन, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल, है ना, और विच सेल ऑर्गेनल इज ऑटोनॉमस? So mitochondria will be the answer. And why it is autonomous? Because they have their own ribosomes so that they can produce their own protein and they have their own DNA, है ना, for the information of genetics. ठीक है, तो ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल। ओके, हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है गोल्गी बॉडी। ठीक है, इसको गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं, कुछ लोग गोल्जी भी प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, सो इधर यू कैन से गोल्गी और गोल्जी व्हाटएवर। ठीक है, ओरल एग्जाम तो होने नहीं वाला, रिटन एग्जाम ही होने वाला है। गोल्गी बॉडी ऑल्सो नोन एज गोल्गी एपरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, 3 नाम है इसके। साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्गी, उन्होंने इसको डिस्कवर किया, माइक्रोस्कोप में इसको ढूंढा और इस पर रिसर्च करी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, दिस गोल्गी एपरेटस, बिकॉज इट इज अ सेल ऑर्गेनल, इट इज ऑल्सो फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल नेक्स्ट टू ईआर, है ना। तो सेल में, साइटोप्लाज्म में ईआर न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है ना, और नेक्स्ट टू ईआर इज गोल्गी बॉडी और गोल्गी एपरेटस यू कैन से। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ब्लैक कलर का जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इसे हम बोलते हैं वेसिकल्स।
वेसिकल्स बैग जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैट होते हैं, फ्लैटेंड, है ना, और इनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, तो इसे क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ठीक है, फ्लैटेंड है और एक के बाद एक है, देखो ये खत्म हुआ तो ये वाला आ गया, है ना, उसके पैरेलल ये वाला आ गया, उसके पैरेलल ये वाला आ गया। तो स्ट्रक्चर कैसा बताएंगे हम गोल्गी बॉडी का, गोल्गी बॉडी इज हैविंग membrane bound vesicles arranged parallel to each other in the form of stacks, stack, है ना, ग्रुपिंग, स्टैक की फॉर्म में अरेंज्ड है, और ये जो स्टैक बना इन पैरेलल वेसिकल्स का उसे हम बोलते हैं सिस्टर्न्स। ओके, सो स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करोगे, इन गोल्गी बॉडी there are membrane bound vesicles arranged parallel to each other to form stacks called cisterns. Okay, अब फंक्शन की बात करें कि गोल्गी बॉडी का या गोल्गी एपरेटस का फंक्शन क्या है, तो इसका मेन फंक्शन है पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग। ठीक है, जो मटेरियल ईआर में बना है वो मटेरियल कहाँ पे आएगा, गोल्गी बॉडी में आएगा, वहाँ पे स्टोर भी होगा, उसका मॉडिफिकेशन भी होगा, उसके बाद उसका पैकेजिंग होगा और डिस्पैचिंग होगा। डिस्पैचिंग मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, है ना, स्पेशली प्रोटीन। ईआर में आरईआर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी सरफेस पर राइबोसोम्स होते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, वो प्रोटीन बनाते हैं। तो वो प्रोटीन वहाँ से बनने के बाद गोल्गी एपरेटस में आता है, स्टोर होता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो मॉडिफाइड होता है, ठीक है, और पैक होने के बाद डिस्पैच हो जाता है। ठीक है, डिस्पैच मींस द ट्रांसपोर्टेशन। और कहाँ पे डिस्पैच होगा, विद इन द सेल भी हो सकता है, सेल के अंदर कहीं प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे भी डिस्पैच हो जाएगा, या सेल के बाहर भी डिस्पैच हो सकता है। ओके, सो the function of Golgi body or apparatus is packaging and dispatching of the material which are synthesized in ER, है ना, it also stores and modifies it and dispatch it within the cell and outside the cell, right? So ये हो गया उसका structure and the functioning। ठीक है, इसके अलावा Golgi body कुछ सिंपल शुगर्स को कॉम्प्लेक्स शुगर में भी कन्वर्ट करता है ना, तो ये एक काम इसका और है, एक तो पैकेजिंग डिस्पैचिंग हो गया एंड कन्वर्जन ऑफ सम सिंपल शुगर इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। याद आया लास्ट लेक्चर में, लाइसोसोम्स सुसाइडल बैग्स, इनको बनाने में भी मदद करता है गोल्गी बॉडी। ठीक है, क्योंकि ये पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का काम करता है, गोल्गी बॉडी को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ठीक है, तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, वैसे ही गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस को हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का काम करता है। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ गोल्गी बॉडी, राइट। सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।